So our event today is mainly dedicated to exploring the different public health, educational, and professional pathways. And honestly, who better to do it than Dr. Shahzad Ali Khan, who is the Vice Chancellor and Dean for the Health Services Academy of Islamabad. He has about 15 years of experience as a public health educator and over 20 years of an experience in the field itself as a practitioner. So we're very honored to have you here with us, sir, and we hope that you can share your insights on the different opportunities that there are for our generation in this field. Thank you. Thank you. Shall I start now? So I'll switch off my camera and we'll talk so that the internet stays and I am audible. The voice is more important than the face in online sessions. Understood. So thank you, Fatma, and good evening to everybody who is here. The most important, uh, growth of this public health has happened after some disasters. So, the global public health, the global public health had always been progressing towards maturity and towards development and diversity after each disaster. So there were earthquakes, there were floods, there were tsunamis, there were pandemics. So there is a public health before COVID. BC, I say normally before COVID, and then there is a public health which is post COVID. So what happened is the COVID-19 has changed the landscape of all healthcare systems of the world. मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि दुनिया की जो पब्लिक हेल्थ है या हेल्थ सिस्टम है उसकी ट्रांसफॉर्मेशन की कोविड-19 ने उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि कोविड से पहले दुनिया के तमाम डेवलप्ड वर्ल्ड के और इवन डेवलपिंग कंट्रीज के भी जो हेल्थ सिस्टम थे वो क्यूरेटिव बायस रखते थे. सो दे वर ऑल फोकस्ड टुवर्ड्स ट्रीटमेंट. सो आप अगर अमेरिका, यूरोप और बहुत सारे जो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश के हेल्थ फैसिलिटीज़ को देखें तो वहाँ पे 99% जो टास्क था पब्लिक हेल्थ का और ये जो हमारे हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम के लोग हैं, डॉक्टर्स का, नर्सिस का, पैरामेडिक्स का, इनका काम ही सिर्फ ट्रीटमेंट देना था. अचानक एक ऐसी बीमारी आती है दिसंबर 2019 में और फिर जनवरी 2020 से लेके फरवरी 2020 में अमेरिका, इटली, स्पेन और काफ़ी सारे मुल्कों में फैल जाती है और फिर उसको पेंडेमिक डिक्लेयर करते हैं. तो ऐसी बीमारी जिसका ना डायग्नोसिस का पता, ना जिसका ट्रीटमेंट किसी को पता है और ना ही उसके स्प्रेड को रोकने का कोई सिस्टम है. और द होल वर्ल्ड लर्न्स टुगेदर. दे ऑल आर लर्निंग टुगेदर एंड नो वन नोज व्हाट टू डू. इतना बड़ा डिजास्टर हुआ ये. Not in the term of magnitude of deaths or disease, no, not in that terms. In terms of ignorance, in terms of absolute, chaos, and वो जो अनसर्टनिटी थी उसकी वजह से पूरी दुनिया इकट्ठी हो गई, एक जगह पे हो गई. हम सुबह शाम अमेरिका के साथ, इंग्लैंड के साथ, यूरोप के मुल्कों के साथ कनेक्टेड. एनसीओसी पाकिस्तान में बनी, आर्मी, सिविलियन और एक्सपर्ट्स और इंटरनेशनल इदारे एक कमरे में बैठ के बात करें. इसी तरह बाकी मुल्कों में कंट्रोल रूम बन गए. तो जो कोविड ने एक ऐसा लेसन दिया, एक ऐसा सबक दिया दुनिया को कि आपका जो सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम, जिसमें आप डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हो, नर्सिस प्रोड्यूस करते हो. डॉक्टर्स में मेडिकल, डेंटल दोनों इंक्लूडेड हैं, नर्सिस में हर किस्म की नर्सिस इंक्लूडेड हैं और उसके बाद पैरामेडिकल स्टाफ है, अलाइड हेल्थ स्टाफ है. ये आप बना रहे हो, लेकिन सब के सब आप बना रहे हो जो ट्रीटमेंट पे फोकस करके, इलाज सिखा रहे हो इनको. सो आप जो डेंटल स्टूडेंट्स हैं, मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों को क्या सिखाया जाता है डेंटल कॉलेजेस में और मेडिकल कॉलेजेस में कि जी प्रेजेंटिंग कंप्लेंट क्या है, उस प्रेजेंटिंग कंप्लेंट को डिफरेंशियल डायग्नोसिस कैसे करना है उसका, उस डिफरेंशियल डायग्नोसिस को कंक्लूड करने के लिए किस तरीके से आपने डिफरेंशिएट करना है, इन्वेस्टिगेशंस कौन सी करानी है, कौन से जो आपके वो कहते हैं ना golden test, and what is actually happening to get ideal diagnosis, and then you focus on various forms of treatment.
तो आप शुरू कर रहे हो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट से, इलनेस की बजाय आप सिकनेस की तरफ जा रहे हो और पेशेंट को किसी ना किसी तरह किसी फ्रेम में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हो जो आपने फ्रेम्स बनाए हुए हैं। तो यू आर ट्राइंग टू फिक्स एवरी पेशेंट इनटू अ बॉक्स जो आपके दिमाग में मेडिकल और डेंटल कॉलेज वालों ने डेवलप कर दिया है। जो कोई मरीज उस बॉक्स में फिट इन नहीं होता उसको किसी और सेंटर पे किसी और स्पेशलिस्ट के पास भेज दिया जाता है। वो शटल कॉक की तरह कभी इधर और कभी उधर होता है क्योंकि वो आपके मेंटल बॉक्स में जो मेडिकल कॉलेज ने बनाया आपका या डेंटल कॉलेज ने बनाया उसमें फिट इन नहीं हो रहा होता। तो ये है सिस्टम बिफोर कोविड का और हम सब इसी में डेवलप हुए थे। मैंने खुद किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से जब एमबीबीएस किया था तो मैंने एक टर्शरी केयर फैसिलिटी है मेयो हॉस्पिटल की, उसके पीडियाट्रिक वार्ड में जिसके अपने अंदर 7 डिपार्टमेंट्स थे पीडियाट्रिक्स के। तो सब स्पेशलिटीज़ थी पीडियाट्रिक्स की और 7 सब स्पेशलिटीज़ में हमें रोटेट किया गया था 1 ईयर हाउस जॉब में। और हम वहाँ पे सिक चाइल्ड और डिफरेंट किस्म के बच्चों को देखते थे और उनको ट्रीट करने की कोशिश करते थे। नेवर एवर एनी वन ऑफ अस फ्रॉम इन विद इन किंग एडवर्ड थॉट अबाउट यार ये जो इतना बड़ा बर्डन आ रहा है, इतने लोग आ रहे हैं मेयो हॉस्पिटल में। 2200 बेड थे उस वक़्त 1991 में 2200 बेडेड हॉस्पिटल था मेयो हॉस्पिटल और वो सब भरे होते थे। हमने कभी नहीं सोचा कि ये क्यों इतना बड़ा इन्फ्लक्स आ रहा है। फिर उसके बाद ज़ाहिर है मैं अपनी जो गाँव है वहाँ हम चले गए जब सरकारी नौकरी हमारी हुई जॉब के चक्कर में, तो वहाँ पे काम करते-करते हर जगह पे हमारा फ़ोकस था डिज़ीज़ को किसी तरह मैनेज करना है। सो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं डेंटल, मेडिकल इन सब को कभी नहीं ये बताया गया कि जो डिज़ीज़ मॉडल है, इसमें अगर आप काम करते रहेंगे तो आपको कभी भी सुकून नहीं मिलेगा, कभी भी आपको रिलीफ़ नहीं मिलेगा और सिस्टम के अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं आएगी। ये प्रोफ़ेसर्स ने तो नहीं बताया, ना हम बताते हैं अपने स्टूडेंट्स को जब हम पढ़ा रहे थे कोविड से पहले। तो पब्लिक हेल्थ में तो फिर भी थोड़ी बहुत बात होती है, मेडिकल कॉलेजेस में बहुत कम इस पे बात होती थी। ट्रीटमेंट स्टेट ऑफ द आर्ट टर्शरी केयर की सिखाई जाती थी और वही डॉक्टर स्टेट ऑफ द आर्ट टर्शरी केयर हॉस्पिटल में ट्रेनिंग लेके एक बेसिक हेल्थ यूनिट में एमओ लगता था जहाँ पे ना दवाई है, ना कोई इन्वेस्टिगेशन है, ना कोई बैठने की जगह है। उसको पता ही नहीं होता था मैंने करना क्या है यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा डायलेमा है हेल्थ सिस्टम का पाकिस्तान के जो सबको समझना चाहिए और इसका हल ढूँढना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज़ अ प्रॉब्लम which is not being managed properly और उसके लिए हमें कोविड ने आके सबक दिया कि यार एक ऐसी बीमारी आ जाती है, एक ऐसा इश्यू आ जाता है जिसका इलाज भी नहीं पता, डायग्नोसिस का भी नहीं पता, ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, एनीथिंग प्रिवेंशन का नहीं पता एंड देन यू लर्न प्रॉब कहते हैं ना बैक टू स्क्वायर वन से शुरू करते हो, मुल्क दूसरे मुल्कों से सीखते हैं, वो वेव ट्रांसफर करती जा रही है नेक्स्ट कंट्री में, पिछले कंट्री से पूछा जा रहा है यार आप लोगों ने क्या देखा था, कैसे हुआ? तो चाइना एंड वी वर लकी मेरे ख्याल में मैंने कई दफ़ा चाइनीज़ एजेंसीज़ के साथ भी वहाँ पे इंटरव्यूज़ दिए कोविड के दौरान और बाद में भी और इसके अलावा भी बहुत सारे इंटरनेशनल जो स्पीकर्स थे उनके साथ बात की। वी वर लकी कि ये बीमारी ओरिजिनेट चाइना से हुई और उसने बहुत हद तक इसको कंट्रोल किया। उन्होंने मिलिट्री डिक्टेटोरियल स्टाइल में कोविड को मैनेज किया। पूरे के पूरे शहर बंद किए, पूरे के पूरे रोड्स बंद किए, हॉस्टल, यूनिवर्सिटियाँ हर चीज़ बंद कर दी। और उनके पास रूल ऑफ लॉ है, गवर्नेंस है तो दे वर एबल टू डू दैट। यही सब चीज़ें हम बाकी मुल्कों में नहीं कर सके और केओस फैला और बहुत कम बीमारी और डेथ चाइना में हुई और उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा डेथ्स अमेरिका में हुई और यूरोप के मुल्कों में हुई। बड़ी-बड़ी परसेंटेज जो थी उनकी डेथ्स हो गई। पाकिस्तान में थोड़ा-सा डिले हुआ पहुँचने में हमारा मेरा ख़्याल है 26 फरवरी 2020 को पहला केस लैंड हुआ था बाहर से और उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता हमने पहली वेव जो है मई-जून में देखी इसकी 2020 की। सो ये मैं आपको प्रिएम्बल इसलिए बता रहा हूँ कि एक आप सबकी जिंदगी में एक ऐसी एग्जांपल मौजूद है कि जो पब्लिक हेल्थ की इम्पोर्टेंस को और पब्लिक हेल्थ के लेवल के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स और एक्सपर्ट्स ट्रेन करने की ज़रूरत को पूरी दुनिया में हाईलाइट करती है। उसके बाद क्या हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक हेल्थ की जो इम्पोर्टेंस थी वो बड़ी क्लियर हो गई, बड़ी विजिबल हो गई और पूरी दुनिया ने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। बदकिस्मती हमारी है कि हमने कोविड खत्म होने के बाद अपने हेल्थ सिस्टम को अभी तक रिफॉर्म नहीं किया इन लाइंस ऑफ व्हाट इट शुड हैव बीन व्हिच एक्चुअली कोविड टॉट अस। सो कोविड ने जो हमें सिखाया हमने फिर से उसको भुला दिया और हम दोबारा से क्यूरेटिव डाउनस्ट्रीम और टोटली जो कहते हैं ना डिजीज मॉडल पे चले गए हैं दोबारा से।
और हम बजाय प्रिवेंशन प्रमोशन के हम जो है वो अगेन डाउनस्ट्रीम जो थर्ड लेवल होता है हेल्थ सिस्टम का, उस पे फोकस्ड हैं। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा-सा डिफाइन कर दूँ कि कितनी तरह के पाथवेज़ हैं पब्लिक हेल्थ में, और एजुकेशन के लिए पब्लिक हेल्थ की कौन-कौन से पाथवेज़ हैं जिनको मैं और आप फॉलो कर सकते हैं। तो एक तो पाथवे है पब्लिक हेल्थ का जो सबसे टॉप पे है, और वो कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, क्यूबा में, ईरान में, श्रीलंका में बहुत हाइट पे है। मतलब उन्होंने इसमें बहुत डेवलपमेंट की हुई है। कई यूरोपियन कंट्रीज़ में और डेवलपिंग कंट्रीज़ में ये ना होने के बराबर है। इसको हम कहते हैं लेवल पब्लिक हेल्थ का, जिसमें आप लोगों की हेल्थ को प्रमोट करते हैं। सो जो लोग नोट्स ले रहे हैं वो, या रिकॉर्डिंग भी बाद में शेयर हो सकती है, उनके लिए बड़ा आसान है कि पब्लिक हेल्थ का हाईएस्ट लेवल है टू प्रमोट हेल्थ। नाउ व्हाट इज टू प्रमोट हेल्थ, ये लेवल 1 है और सबसे हाईएस्ट लेवल है, टॉप लेवल है। अगर किसी मुल्क ने तरक्की कर ली, हेल्थ सिस्टम अपने इतने इम्प्रूव कर लिए और बेहतर कर लिए, और पब्लिक हेल्थ उनकी, मैं कहता हूँ, हॉलमार्क बन गई है, और वो पब्लिक हेल्थ के अंदर एक्सीलेंस अचीव कर चुके हैं, तो उनका जो सिस्टम होगा ना, हेल्थ सिस्टम, वो लोगों की हेल्थ को प्रमोट करने में लगा होगा। उससे क्या मुराद है टू प्रमोट हेल्थ से? इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ हेल्थ विच पीपल करेंटली हैव। यानी कि मैं और आप अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग भी लॉग इन किए हुए हैं, मुझे यकीन है और इंशाल्लाह ये सारे सेहतमंद होंगे। ये हेल्दी हेल्दी हैं लोग, फिजिकल मेंटल हेल्थ इनकी ठीक है, नॉर्मल लोग हैं। लेकिन ऐसा हेल्थ सिस्टम जो मेरी और आपकी इस हेल्थ को भी इससे बेहतर, इससे ऊपर लेके चला जाए, इस लेवल ऑफ हेल्थ सिस्टम को या पब्लिक हेल्थ के लेवल को हम कहते हैं हेल्थ प्रमोशन या टू प्रमोट हेल्थ। उसकी कुछ मैं टारगेट ऑडियंस आपको बता दूँ और उसकी कुछ आपको एग्ज़ाम्पल्स बता दूँ। तो पब्लिक हेल्थ में जो हाईएस्ट लेवल है टू प्रमोट हेल्थ का, इन लोगों का ये काम होता है कि अवाम की पॉपुलेशन की पूरी जो पॉपुलेशन है वो उनकी टारगेट पॉपुलेशन होती है। ये डॉक्टर्स की तरह मरीज़ का इंतज़ार नहीं करते, ये डॉक्टर्स की तरह सिम्पटम्स का और साइंस का इंतज़ार नहीं करते, और ये क्लिनिकल जो हमारे लोग हैं उनकी तरह इन्वेस्टिगेशंस और ट्रीटमेंट का नहीं सोचते। ये सोचते हैं कि व्हाट इज लॉन्जिविटी, व्हाट इज लर्निंग टू लिव लॉन्गर, व्हाट इज क्वालिटी ऑफ लाइफ, व्हाट इज स्टेइंग as happy, as healthy as possible. With all the chaos, with all the disorder, with all the problems in your life, whether you are poor, whether you are rich, how to stay healthy and happy all the time, ये इस चीज़ की ट्रेनिंग देते हैं, खुद सीखते हैं पहले और फिर ये आगे सिखाते हैं। बदकिस्मती मैं कहूँगा कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में और बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में हमारी जो ट्रेनिंग्स हैं, वो इसमें ना होने के बराबर हैं। जो विक्टोरिया स्टेट है ऑस्ट्रेलिया की, ये नंबर 1 पब्लिक हेल्थ प्रमोशन में पाई जाती है। ऑस्ट्रेलियंस खुद बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो हेल्थ प्रमोशन के लेवल पे पहुँच चुका है। ओटावा कनाडा में 1986 में इसका चार्टर लॉन्च किया गया था, डब्ल्यूएचओ ने लॉन्च किया था हेल्थ प्रमोशन का, और कैनेडियंस का भी जो मॉडल बना हुआ है, जिसकी वजह से अभी काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आ रहे हैं उनको, कि उन्होंने अपना मॉडल ही सारा हेल्थ प्रमोशन की तरफ फोकस कर दिया। फिर बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए, अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल वहाँ पहुँच गया, तो अब उनको डिज़ीज़ बर्डन बढ़ना शुरू हो गया है, तो और हेल्थ प्रमोशन में लोग उनका साथ नहीं दे रहे, तो वहाँ पे अब वेटिंग टाइम और कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट जो है ना, वो बहुत बढ़ गई है। तो ये जो सबसे सस्ता मैं कहूँगा हेल्थ सिस्टम है, जिसमें आपको $1 लगाने से $10 का बेनिफिट मिलता है, वो है लेवल 1 पब्लिक हेल्थ का, जिसको हम कहते हैं टू प्रमोट हेल्थ। एंड व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ द इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ हेल्थ ऑफ योर पॉपुलेशन टू अनदर लेवल। यानी कि हम सब, मैं आपको कहा, हम सब सेहतमंद हैं। मैं भी आज अल्हम्दुलिल्लाह सेहत से हूँ, आप भी सब सेहतमंद हैं। लेकिन कोई ऐसे एक्शंस मैंने और आपने आज भी और कल भी आने दिनों में करने हैं कि मेरी जो ये लेवल ऑफ हेल्थ है ये एनहांस हो जाए, ये मज़ीद ऊपर चला जाए, बेहतर हो जाए, मेरा स्टेमिना बेहतर हो जाए, मेरी इम्यूनिटी बेहतर हो जाए, मेरी जो एफिशिएंसी है वर्क की वो बढ़ जाए, मेरी मसल स्ट्रेंथ बेहतर हो जाए एरोबिक एनारोबिक एक्सरसाइज़ेज़ के थ्रू, और मेरे जो मुख्तलिफ बॉडी के पार्ट्स हैं, इनके अंदर जो कहते हैं ना एक उनकी स्ट्रेंथ और वाइटैलिटी, उसमें इज़ाफ़ा हो जाए। तो मुझे जो चांसेस हैं ना बीमार होने के, वो मिनिमल हो जाएँ। तो अभी हम सब, वी आर बोर्न विद अ टेंडेंसी टू हैव अ वेरी high proportion of or probability of heart disease and diabetes and a lot of cancers in Indo-Pak region. इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं जेनेटिकली, आर्यंस जो हैं, जितने भी हमारे पुराने ज़माने से चले आ रहे हैं, जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है हमारे अंदर कि हमें हाइपरटेंशन भी अर्ली स्टेज पे होगी, हमें हार्ट अटैक भी अर्ली स्टेज पे होगा, और हमें डायबिटीज़ भी और कैंसर भी बड़ी यंग एज पे हो जाएगा। ये हमारी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है।
अगर हम कुछ ऐसे एक्शंस करें जिसमें फिजिकल एक्टिविटी शामिल है, हार्ड किस्म की, मॉडरेट किस्म की एक्सरसाइज शामिल है, 30 मिनट्स 5 डेज अ वीक, हमारी डाइट के अंदर वेजिटेबल और फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा हो, सैलड्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो, हम जो कार्ब्स हैं वो कम खाएं, प्रोटीन्स और बाकी चीज़ों को प्रोपोर्शन में खाएं, और हम मेंटल हेल्थ के लिए कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या थिंकिंग और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज सीखें। हम मसल अपने जो हैं उनकी टोन बेहतर करने के लिए कुछ ऐसी आइसोटोनिक और डिफरेंट किस्म की एक्सरसाइजेज करें, वॉक के साथ मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेज भी करें, और हम किसी तरीके से अपनी कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी करके हम अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। मेरा ख्याल है 24 घंटे दिन में होते हैं, तो 1 घंटा, 1 आवर यू हैव टू कीप इट फॉर योर सेल्फ। सो हेल्थ प्रमोशन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है। आउट ऑफ 24 आवर्स आपने 1 आवर अपने लिए रखना है, 23 घंटे दुनिया के लिए रखने हैं। हर शख्स ने 1 आवर अपने लिए फोकस करना है, और 23 आवर्स वो दुनिया के लिए, अपनी फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए कर सकता है, लेकिन मीन हो जाए कि यार कम से कम 1 घंटा तो जो है ना वो मैंने अपने लिए करना है। तो उसके अंदर फिर ये सारा कुछ वो कर सकता है बड़े आराम से, और इसकी टेक्निक्स हैं, तरीके हैं। आज का टॉपिक नहीं है ये, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि लेवल 1 जो पब्लिक हेल्थ का है और इस पब्लिक हेल्थ की एजुकेशन का है, एक स्किल है जो आपने हासिल करनी है एज ए मेडिकल स्टूडेंट, एंड फ्यूचर में हेल्थ प्रोवाइडर बन के पब्लिक हेल्थ के लेवल के ऊपर यू हैव टू बिकम अ वेरी एक्सपर्ट इन पब्लिक हेल्थ। लाइफस्टाइल मेडिसिन इसको कहते हैं, इसको होलिस्टिक मेडिसिन भी कहते हैं, और इसको लेवल 1 पब्लिक हेल्थ का कहते हैं, हेल्थ प्रमोशन। और ये क्या है कि आम आबादी को आपने किस तरह उसका जो करंट लेवल है हेल्थ का उसको इन्हेंस करना है, उसको मजीद रेजिलिएंट बनाना है, मजीद रेजिस्टेंट बनाना है तमाम डिजीजेस से। जो कम्युनिटी मेडिसिन पढ़े हुए हैं, मुझे पूरा यकीन है मेडिकल कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल नहीं पढ़ते कम्युनिटी मेडिसिन, हमने भी नहीं पढ़ी थी। तो कम्युनिटी मेडिसिन की किताब अगर किसी ने गलती से पढ़ ली है तो इसको कम्युनिटी मेडिसिन की जुबान में हम कहते हैं प्राइमोडियल प्रिवेंशन। So the highest level of public health is health promotion, which is labeled as primordial prevention in community medicine, कि आपकी जो बायोकेमिकल चेंजेस हैं बॉडी के अंदर वो भी ना होने पाए। सिम्टम तो बहुत बाद में आएंगे, साइन तो बहुत बाद में आएंगे, बायोकेमिकल लेवल के ऊपर जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको मैनेज कर लिया जाए थ्रू डिफरेंट लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस। तो ये है आपका हाईएस्ट लेवल पब्लिक हेल्थ का जो हमें हमें करना चाहिए। तो आप ये देखें कि ये जो तो इसमें ये है कि आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपने यू हैव टू रीच टू द एक्सीलेंस इन पब्लिक हेल्थ। You have to learn the art of health promotion, the art of lifestyle medicine, the art of longevity, the art of staying as healthy as possible till you die। तो 100 ईयर्स भी जो है ना, अगर आपने 100 ईयर्स भी अगर आपने जिंदा रहना है, तो 100 ईयर्स भी आप तो शान से, हेल्थ से, क्वालिटी ऑफ लाइफ से देखें। हर शख्स ने मरना है, मौत का एक दिन मुय्यन है। एवरीबॉडी हैज़ अ लाइफ स्पैन, ये हम सब का ईमान है। लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ज़रूरी आपने रगड़ रगड़ के एड़ियाँ और बुरी कंडीशन में मरना है या बहुत ही डिसेबल होके मरना है। हम सब ने अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इस तरह से बेहतर करना है कि हम जब कभी जितना भी जिंदा रहे हैं वो क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारी सफ़र ना करे। तो उसके लिए ये जो कंसेप्ट है लॉन्जिविटी का और लाइफस्टाइल मेडिसिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये शुरू हो गया है पूरी दुनिया में। पाकिस्तान में भी इस पे थोड़ी बहुत बात होती है, लेकिन आई डोंट नो देयर आर मेनी ट्रेनर्स ओवर हियर। So what we have done is in Health Services Academy we have established a department, और उसके अंदर जो हम होलिस्टिक मेडिसिन को लेके चल रहे हैं, और हमने उसके लिए बाकायदा एक सर्विस आउटलेट भी डेवलप की है। जब वो होगी उसका इनॉग्रल हम करेंगे, अभी उसकी प्लानिंग स्टेज के ऊपर है हम, एंड वी विल बी रेप्लिकेटिंग दैट इनटू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ पाकिस्तान, और उसका हमने नाम दिया है वेलनेस सेंटर। तो वो जो कंसेप्ट है ना डिजीज से वेलनेस का, ये पब्लिक हेल्थ का हाईएस्ट लेवल है। आप सब ट्रेनिंग लेते हो डिजीज मैनेज करने की, डिजीज को ठीक करने की। हमने डेफिनेशन याद की हुई है, हेल्थ की डेफिनेशन मैंने याद की हुई है, एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। मैंने और आपने, हमने आज से जो पहले डॉक्टर बन गए उनको ये बताया गया था कि आपकी जो कहते हैं हेल्थ की डेफिनेशन है वो ये है कि एब्सेंस ऑफ डिजीज, यानी कि डिजीज खत्म होगी तो हेल्थ होगी। तो हमारा सारे का सारा मॉडल बेस करता है डिजीज फाइटिंग पे और डिजीज मैनेजमेंट पे और डिजीज कंट्रोल पे। जबकि हेल्थ इज नॉट द एब्सेंस ऑफ डिजीज, हेल्थ इज बेसिकली फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी कि आप बीमार भी हों, even if you have a disease, you can be as happy as healthy as possible।
So even with the disease, you can, like, say I am hypertensive, but I am enjoying my life like everyone else, even better than some people. I am a diabetic, but if I'm Wasim Akram, I'm bowling and I am like doing the best play of the world. I am not a diseased person. I am healthy because I have a physical, mental and social well-being. So ये हो गया आपका जिसको कहते हैं लेवल, हाईएस्ट लेवल। जो सेकंड लेवल आता है पब्लिक हेल्थ की एजुकेशन में, वो है कि हमने अगेन हेल्दी को फोकस करना है, लेकिन वो वाले हेल्दी लोग के जो एट रिस्क हैं। सो पहले मैंने उनकी बात की जो नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, बट देन आई टॉक्ड अबाउट आई विल टॉक अबाउट द पीपल हु आर एक्चुअली करंटली हेल्दी बट एट रिस्क। सो पहला हो गया प्रमोशन, और दूसरा हो गया, अब आएगा पब्लिक हेल्थ का वो लेवल जिसमें हम सिखाते हैं लोगों को हाउ टू प्रोटेक्ट। ये किन को प्रोटेक्ट करना है मैंने एज ए पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल? द पीपल हु आर करंटली हेल्दी बट आर एट अ हायर रिस्क ऑफ डिजीज। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग खुद आ गए। मेरा हेल्थ केयर प्रोवाइडर हेल्दी है, बट सुबह से लेके शाम तक उसको टीबी का खतरा है, उसको हेपेटाइटिस बी का खतरा है, हेपेटाइटिस सी का खतरा है। उसको सुबह शाम आपके जो कहते हैं ना जो मुख्तलिफ किस्म की इंजरीज का, निडल स्टिक का, और इसके अलावा स्ट्रेस का खतरा है। तो मैंने इन लोगों के लिए कुछ एक्टिविटीज प्लान करनी है, और पब्लिक हेल्थ के अंदर बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज। इसके अलावा ऑक्यूपेशनल हेल्थ में जो लोग काम करते हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हैं, ड्राइवर्स हैं, ट्रांसपोर्ट में काम कर रहे हैं, मिलों में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर पेस्टिसाइड स्प्रे करने वाले लोग हैं। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने पेशों में ऐसी जगह पे काम कर रहे हैं जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा रिस्क है। अभी वो करंटली हेल्दी हैं, लेकिन दे आर एट रिस्क ऑफ गेटिंग डिजीजेस। तीसरी कैटेगरी में वो लोग आ जाएंगे जो नॉर्मली हेल्दी होते हैं, लेकिन बिकॉज दे आर इन अ फील्ड वेयर देर आर सो मच chances of like diseases like elderly, जिनको जो भी है हेल्दी हेल्दी हैं, बट दे आर एट रिस्क ऑफ falling down, they are at risk of slip, they are at risk of various disorders like chronic diseases, कैंसर, हार्ट डिजीज। तो ये भी उनके लिए भी हमें कुछ करना पड़ता है। और आखिरी जो है बच्चे, न्यू बॉर्न से लेके 5 साल तक का बच्चा, जिसको आप हिफाजती टीके लगवाते हैं। ये हेल्दी बच्चे को टीका लगता है, बीमार बच्चे को टीका नहीं लगता। सो हेल्दी चाइल्ड गेट्स द वैक्सीनेशन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम मल्टीपल डिसीजेज। और आखिरी जो है, ये जो रोड पे लोग हैं जो मोटरसाइकिल चला रहे हैं, साइकिल चला रहे हैं और गाड़ियां चला रहे हैं, तो ये पूरी का पूरा जो रोड ट्रैफिक इंजरीज की और जो एक्सीडेंटल ट्रॉमा के केसेस हैं, ये भी पब्लिक हेल्थ के अंदर बहुत आसानी से बहुत ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व होते हैं। सो देयर इज़ अ सेकंड लेवल ऑफ पब्लिक हेल्थ के जो एलिवेट तो नहीं करता, लेकिन एट रिस्क लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और उसमें बहुत सारी इंटरवेंशंस हैं। सीट बेल्ट इज़ वन, हेलमेट इज़ टू, लेन डिसिप्लिन हो गया आपका, नो स्मोकिंग हो गई, जेनेटिकली प्रिडिस्पोज्ड हैं हाइपरटेंशन और हार्ट डिजीज़ के, तो आप एडवाइस लेते हैं काउंसलर से डाइट के और पब्लिक हेल्थ के कि किस तरीके से मैंने लाइफ गुजारनी है, तो आपको प्रोटेक्ट करेंगे हम ताकि आपको ना हो कॉम्प्लिकेशन, हार्ट डिजीज़ या कोई चीज़। इसी तरह अगर आप ऑक्यूपेशनल हेल्थ वर्कर हैं तो मास्क कैसे पहनना है, वो जो आपने कोट डोंगरी और वो जो कोट कोट होता है वो कैसे पहनना है, लॉन्ग शूज कैसे पहनने हैं, वेल्डिंग करते हुए ग्लासेस लगाते हैं लोग, ये सब चीज़ें पब्लिक हेल्थ ने बताई हैं। ये सब पब्लिक हेल्थ प्रोफेशनल्स की और पब्लिक हेल्थ की नॉलेज है। एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज न्यूबॉर्न केयर। एक पूरा पूरा फिलॉसफी है पूरी, कि बच्चा पैदा हुआ उसको 5 साल की बर्थडे तक अगर आप ले गए हैं ना, तो फिर उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी आगे बहुत ज्यादा है। आप इमेजिन करें कि पाकिस्तान में जो बच्चा पैदा होता है ना, एट बर्थ, the probability of dying of that child which is born in Pakistan is defined as life expectancy. जब आप पैदा हुए पाकिस्तान में, उस वक्त आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 66 ईयर्स है। जैसे ही आपने अपनी 5वीं सालगिरह क्रॉस कर ली, यानी कि मैंने आपको बचा लिया डेथ से, 0 एज से 5 ईयर्स तक मैंने बचा लिया, तो फिर उस 5 साल के बच्चे की लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है 71 ईयर्स, 72 ईयर्स, 73 ईयर्स तक चली जाती है। वजह क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है ना, तो उसके डेथ के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ज्यों ज्यों बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसके डेथ के चांसेस कम से कम होते चले जाते हैं। जब बच्चे की ज्यों ज्यों बढ़ती है एज, तो उससे उसकी जो इम्यूनिटी और बहुत बहुत सारी चीजें हैं वो इंप्रूव होती चली जाती हैं। और ये पब्लिक हेल्थ ने बताया है कि उसको कैसे हमने प्रोटेक्ट करना है चाइल्ड को 5 साल की उम्र तक पहुंचाने में। ये सेकंड लेवल हो गया। थर्ड लेवल पब्लिक हेल्थ का वो है जो मैं और आप करते हैं सबसे ज्यादा, टू ट्रीट। तो पहला हुआ टू प्रमोट, दूसरा हुआ पहला हुआ टू प्रमोट, दूसरा हुआ टू प्रोटेक्ट,
तीसरा हुआ टू ट्रीट. All of us, dental, medical students, they are trained in treatment and we are very happy कि यार कितने पेशेंट मैंने आज चेक करने हैं, आज मैंने सीखना है. सो वो पेशेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और पेशेंट्स को जाके उनके ऊपर सीखते हैं. पीजीज भी सीखते हैं और हाउस ऑफिसर भी सीखते हैं और थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर के अंदर लोग जाते हैं, ज्यादातर वार्ड में ड्यूटियां लगाते हैं. सो ये पब्लिक हेल्थ का ही लेवल है. तो वो लोग ये समझते हैं कि हम अगर पब्लिक हेल्थ में जाएंगे तो शायद हम मेडिसिन छोड़ देंगे या डेंटिस्ट्री छोड़ देंगे. नो, this is the third tier from the top. First to promote, second to protect, third to treat. Treatment is very important. Why? मैं जो मर्जी करता रहूं, जितनी मर्जी बातें कर लूं, जो बंदा इस वक्त इमरजेंसी में आ गया है ना, मेरा काम ये है उसको पहले जिंदगी इससे बचाना है. फिर बात करेंगे लॉन्गिविटी की और फिर बात करेंगे उसकी हेल्दी लाइफस्टाइल की और बाकी चीजों की. इस वक्त तो मेरे पास अस्पताल भरे पड़े हैं. तो अगर इन हॉस्पिटल्स को चलाना कैसे है, इन हॉस्पिटल्स को बेहतर कैसे चलाना है, जो ये केओस बना हुआ है हमारे हर सरकारी अस्पताल में, प्राइवेट हॉस्पिटल में, ये इसलिए बना हुआ है कि वी आर डेफिशिएंट ऑफ हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर्स, वी आर डेफिशिएंट ऑफ प्रॉपर गुड हेल्थ मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, हेल्थ मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. सो हमें एक बहुत बड़ा डायलेमा है पाकिस्तान का. वी वर एबल टू डेवलप वन ऑफ द टॉप क्लिनिशियंस which were exported to the top countries of the world, but we were not able to develop any good health manager. And there are very few. अगर आप मुझसे पूछें, मुझे अक्सर लोग कॉल करते हैं हॉस्पिटल्स वाले, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले, और वो मुझे कहते हैं कि हमें कोई अच्छा सा पब्लिक हेल्थ का ग्रेजुएट दे दें कि हमने हॉस्पिटल्स बनाए हैं उसके लिए, मैनेजमेंट के लिए. तो मुझे सोचना पड़ता है और मुझे बहुत सारा मोबाइल घुमाना पड़ता है कि किसको मैं रेफर करूं. मतलब आई इवन माई सेल्फ कुडंट फाइंड माई एलुमनाइज कि जिनको मैं रेफर कर सकूं मैनेजमेंट की पोजीशन के ऊपर. तो ये पूरी ओपन फील्ड है. आपने मेडिसिन की, आपने डेंटिस्ट्री की, आप पब्लिक हेल्थ करते हैं. टेक अप द चैलेंज ऑफ हेल्थ मैनेजमेंट, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, हेल्थ प्लानिंग, हेल्थ फाइनेंसिंग, हेल्थ पॉलिसी. ये सब के सब चीजें जो हैं, ये आपके हॉस्पिटल्स में, आपके हेल्थ फैसिलिटीज में और आपकी जितनी भी एनजीओज हैं दुनिया में, जितने भी यूएन के इदारे हैं, उनको ये लोग चाहिए टू ट्रीट, टू मैनेज, टू कंट्रोल, and of course to run efficiently a health facility or an NGO or a donor project or a government facility. आप देखेंगे पाकिस्तान में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं छोटे बड़े, उन सब के अंदर पाकिस्तान का शायद ही कोई बड़ा हॉस्पिटल ऐसा हो जहां हमारा पब्लिक हेल्थ का, हेल्थ सर्विसेज एकेडमी का एलुमनाई मैनेजर ना हो. देयर इज नॉट अ सिंगल हॉस्पिटल इन पाकिस्तान इंक्लूडिंग आर्मी. आर्मी के अंदर भी जो कमांड मिलती है ना सीएमएच की, ये आप चेक कर लेना. आर्मी के अंदर कमांड मिलती है उस ब्रिगेडियर को या उस कर्नल को या उस मेजर जनरल को जिसने मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन में डिग्री की होती है, विच इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ. मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन इज अ ब्रांच ऑफ पब्लिक हेल्थ. ये हेल्थ मैनेजमेंट, ये हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाती है. और वो एमएससी मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं आर्म फोर्सेस, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट से, फिर जाके वो कमांड करते हैं. देयर आर 46 CMHs in Pakistan. All of them currently are being headed by a commander who is medical administration public health manager. तो इसका मतलब हुआ सिविल, आर्मी, यूएन, डोनर्स, एनजीओज एंड प्राइवेट सेक्टर, एवरीबॉडी नीड्स अ गुड हेल्थ मैनेजर. एंड वी as of today, I think we have 10% of the demand जो दुनिया में हमारे पाकिस्तान में मौजूद है. अगर मुझे 100 मैनेजर चाहिए, मेरे पास 10 भी नहीं है, और वो गुजारा कर रहा हूं मैं उन 10 से, क्योंकि मेरे पास कोई उनका सब्स्टिट्यूट नहीं है. तो ये एक बदकिस्मती है. ये बहुत बड़ी फील्ड है. टू ट्रीट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, आप बन गए, आपने अगर क्लिनिकल फैसिलिटी में रहना है, पेशेंट्स के अंदर रहना है, यू आर हैप्पी इन ट्रीटिंग द पेशेंट्स, चैटिंग विद देम, टॉकिंग टू देम, डेली राउंड करना है, इमरजेंसी में काम करना है, आपको बहुत अच्छा लगता है और आपको ये लगता है कि ये सही खिदमत है, यस इट इज. सो यू कैन कंटिन्यू विद योर क्लिनिकल ट्रेनिंग्स. आप जाएं क्लिनिकल फील्ड में और ट्रीटमेंट के अंदर आप हेल्प करें. लेकिन अगर आपने इन ट्रीटिंग फिजिशियंस को और इन नर्सिस को, पैरामेडिक्स को, अलाइड हेल्थ के स्टाफ को मैनेज करना सीख लिया और इनके ऊपर आपने मैनेजर बन के आना है, देन यू नीड अ पब्लिक हेल्थ डिग्री. You need to do a hospital management, or you need to do a degree in health administration or health management, and then you will be able to lead one of the best hospitals of Pakistan. और अभी इस वक्त मैंने कहा कि क्योंकि 10% है हमारे पास, और इसीलिए हमारे जो हेल्थ मैनेजमेंट के हालात हैं ना पाकिस्तान में, सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों के, वो बहुत ही बुरे हैं. मैं दुआ करता हूं कि अल्लाह ना करे मुझे कहीं अस्पताल जाना पड़े किसी भी मसले के लिए. मैं खुद
मेरे तकरीबन हर अस्पताल में मेरे जानने वाले होंगे, मैं प्रोटोकॉल बनूँगा, लोग बहुत ज़्यादा केयर करेंगे, बट आई डू नॉट बिलीव इन द systems which they have in their hospitals, whether they are a very famous private hospitals or they are a very high level, very big government hospitals. I do not feel कि वहाँ पे systems इतने अच्छे हो चुके हैं कि जो बंदा इलाज की खातिर जाए और उसको 100% अच्छा इलाज मिल जाए। आप लकी हैं कि आप अस्पताल गए और जिंदा वापस आ गए। ये बदकिस्मती है हमारी। तो ये बहुत ज़्यादा सबसे बड़ा रिस्क पाकिस्तान में अस्पताल जाना है। कोविड में हमने एक सर्वे किया तो कोविड में हमारी जो नंबर ऑफ डेथ्स थी रोजाना की, वो कम हो गई ज्यादा होने की बजाय। कोविड से नहीं, ओवरऑल डेथ्स पाकिस्तान की। तो उसमें क्या हुआ, उसमें बहुत बड़ा मसला बना। मसला ये बना कि जो हमारा जो डेथ था वो नंबर कम आ रहा था ग्रेवयार्ड डाटा से। तो पता ये चला कि जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं वो रोड्स बंद हैं, जिन फैक्ट्रियों में एक्सीडेंट होते हैं वो फैक्ट्रियां बंद हैं, और जहाँ जाके लोग मरते हैं अस्पताल वो भी बंद हो गए हैं। जब अस्पताल बंद होंगे तो डेथ रेट कम हो जाएगा पाकिस्तान का, ये मैं बता रहा हूँ आपको। हम इतने ज्यादा नेग्लिजेंस करते हैं। अभी आप कोई लोग जो हैं वो नोट कर लें, एक अमेरिका की बुक है और उनका जो सर्जन जनरल होता है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का, उसने वो शाया की थी, उसका नाम है टू अर्र इज ह्यूमन। टू अर्र इज ह्यूमन। इंसान खता का पुतला है। आप गूगल करें और लिखें द बुक बाय यूएसए ऑन मेडिसिन नेग्लिजेंस टू अर्र इज ह्यूमन। उन्होंने कहा है 4.5 लाख बंदा मरता है डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स की गलती से अमेरिका में हर साल। अब 4 लाख बंदा अगर अमेरिका में मर रहा है, जहाँ के दुनिया का बेस्ट और बड़ा ही मैं कहूँगा रोबस्ट किस्म का हेल्थ सिस्टम है, कि वहाँ को गलती हो तो छोड़ते नहीं है डॉक्टर को, वहाँ पे अगर ये हालात हैं तो हमारे डेवलपिंग कंट्रीज में क्या हालात होंगे। सो एक बहुत बड़ा शोबा आप लोगों के लिए अवेलेबल है हेल्थ मैनेजमेंट का, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसमें बड़ी इनोवेशन और बड़ी क्रिएटिविटी रिक्वायर्ड है जो हम नहीं कर सकते। ऑल द पीपल हु आर 50+ दे हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। इट इज ऑलवेज द यूथ और द यंग पीपल माइंड, चाइल्ड्स माइंड जो है वो इनोवेटिव होता है। तो आप लोग जाके इनोवेटिव तरीके सीख सकते हैं। हम अगर इसी तरह 50-50 साल के बाबों को एमपीएच करा के अस्पताल के हेड लगाते रहेंगे तो पाकिस्तान का अस्पताल कभी ठीक नहीं होगा। बदकिस्मती है। वी नीड यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग मैनेजर्स जो कि कॉर्पोरेट सेक्टर की तरह काम करें। आपने कभी देखा है नेस्ले को या मोबिलिंक को या टेलीनॉर को या जैज को, इनके मैनेजर कभी नजर आए हैं आपके? इनके मैनेजर 50 साल के, 60 साल के? नो, वो रिटायरमेंट ले लेते हैं 50 साल में। दे आर ऑलवेज वेरी यंग स्मार्ट बॉयज रनिंग हेयर एंड देयर। ऑल द कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज रन बाय यूथ। बाय यूथ से मेरी मुराद है यंग पीपल, नॉट लाइक टीनेजर्स, मे बी 20+। और इस वक्त पूरी दुनिया जो है वो चली गई है यूथ की लीडरशिप की तरफ। इस वक्त यूथ बिलियनियर्स हैं, यूथ स्टार्टअप्स हैं, यूथ एंटरप्रेन्योर्स हैं। तो जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट निकल के आते हैं वो जब अगर ट्रेनिंग ले लेंगे प्रॉपर पब्लिक हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन की, हेल्थ मैनेजमेंट की, एनजीओ मैनेजमेंट की, गवर्नमेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जब ट्रेनिंग्स ले लेंगे, जो ये सारी जो मैंने टॉपिक बोले ये पब्लिक हेल्थ की स्पेशलाइजेशंस हैं, इसमें अगर वो काम करेंगे और वो जाके एक क्रिएटिव तरीके से किसी प्राइवेट हॉस्पिटल के सेठ के साथ या किसी बड़े जो हॉस्पिटल का मालिक है उसको इम्प्रेस करेंगे ना, तो जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर में इंडस्ट्रियलिस्ट उनको हायर करता है, इस तरह हेल्थ में भी उनको हायर किया जाएगा। बदकिस्मती मैं कहूंगा कि हमारा जो हॉस्पिटल सिस्टम है, हेल्थ सिस्टम है, ये भी बिजनेस बन चुका है। तो इसको बिजनेस की तरह रन करना चाहिए ना। इफ इट हैज बिकम अ बिजनेस देन इट शुड बी रन लाइक अ बिजनेस। और बिजनेसेस दुनिया में रन होते हैं एफिशिएंसी मॉडल पे और क्वालिटी के मॉडल पे। हम अभी तक अपने हेल्थ सिस्टम को ना क्वालिटी दे सके हैं ना एफिशिएंसी दे सके हैं। द गवर्नमेंट हेल्थ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज द मोस्ट इनएफिशिएंट सिस्टम। द गवर्नमेंट सिस्टम ऑफ हेल्थ सिस्टम ऑफ पाकिस्तान इज आल्सो ऑफ अ पुअर क्वालिटी सिस्टम। और सुबह से लेकर शाम तक हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे मिनिस्टर्स, हमारे सेक्रेटरीज इस कोशिश में लगे रहते हैं इसको एफिशिएंट कैसे करें, इसको क्वालिटी कैसे इंप्रूव करें। आप सोचें जो नया मिनिस्टर आता है सबसे पहले, मैं नाम नहीं लूंगा अस्पतालों के, उन अस्पतालों को ठीक करने का बेड़ा उठा लेता है। वो कहता है यार ये इस्लामाबाद के अस्पताल मैंने ठीक कर दिया ना तो बहुत बड़ी खिदमत हो जाएगी। वो ऐसा फंसता है उस अस्पताल के अंदर, फिर अस्पताल से बाहर नहीं निकल सकता, किसी और के काम के काबिल नहीं रहता। वजह क्या है? वी आर नॉट इनोवेटिव, वी आर नॉट क्रिएटिव, वी आर री इन्वेंटिंग द व्हील्स। सो जी, थर्ड कैटेगरी हो गई आपकी पब्लिक हेल्थ की, टू ट्रीट, टू क्योर, टू मैनेज द पेशेंट्स। इट इज एन आर्ट and a skill. It can be learned, it can be acquired. The younger you are, the better you will become. More empathy होगी आप में, more sympathy होगी। आप 40 साल के बाद जुल्म देख देख के और जुल्म कर करके आदी हो जाते हैं। तो यंग बंदा, मैंने ये फील किया है, बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक होता है, बहुत ज़्यादा ह्यूमनिस्टिक होता है,
और ज़्यादातर वो कोशिश ये करते हैं कि वो रिलीफ की तरफ जाएँ। जो एजिंग होती है 40 प्लस 50 प्लस तो फिर लोग बेहिस हो चुके होते हैं। उनको अगर आप मैनेजर बनाएँगे, उनको परवाह ही नहीं है हमारे मरीज़ों की और ना मरीज़ों के लवाकीन की। तो हमारे जो अस्पतालों का हेल्थ सिस्टम का हाल है, वो आपके सामने है। देन इज़ योर 4th लेवल जिसको हम कहते हैं टू मेंटेन। नाउ दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। आपने पहले किया पब्लिक हेल्थ का एक ऐसा एंगल लिया कि जिसके अंदर लोगों को बीमार होने से बचाने से ज़्यादा उनकी सेहत को मज़ीद बेहतर करने पे फ़ोकस किया जाए, तो 25 करोड़ अवाम उसकी टारगेट है। अगर आप में से कोई शख्स पब्लिक हेल्थ प्रमोशन का सब्जेक्ट पढ़ के पब्लिक हेल्थ प्रमोशन का लाइफस्टाइल मेडिसिन एक्सपर्ट बनेगा, तो वो 25 करोड़ अवाम उसकी टारगेट पॉपुलेशन होगी। दूसरा मैंने कहा टू प्रोटेक्ट, ये वो लोग हैं जो खतरे में हैं लेकिन अभी हेल्थी हैं, उन्हें खतरे से बचाना है। तीसरा ट्रीट करना है। चौथा है मेंटेन। ट्रीटमेंट करने के बाद लाइक यू आर अ पेशेंट ऑफ हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, डायबिटीज, कैंसर, हेपेटाइटिस बी सी। अभी आपसे पहले मैंने 2-5 मिनट पहले खत्म किया है, वॉइस ऑफ अमेरिका पे मेरा इंटरव्यू चल रहा था लाइव। दे वर टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस बी एंड सी इन पाकिस्तान बिकॉज 28 जुलाई इज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के ऊपर वॉइस ऑफ अमेरिका ने एक प्रोग्राम किया था, तो मुझे उन्होंने ले लिया। वहां पे फिर ये बात हो रही थी कि पाकिस्तान में हेपेटाइटिस पूरे दुनिया के मुकाबले में परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा है। क्यों? तो वो एक पूरा कंसेप्ट है कि हम किस तरह लोगों को इस बीमारी से बचा सकते हैं। ट्रीटमेंट तो ज़ाहिर है पॉसिबल तो है, लेकिन बहुत मुश्किल है, बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी 3 से 6 महीने का जो इलाज है। तो आपने देखना है कि ये जो बीमार हो गया ना शख्स अब, जिसको हेपेटाइटिस बी, सी हो गया, जिसको कैंसर हो गया, हार्ट डिज़ीज़ हो गई, डायबिटीज़ हो गई या कोई बीमारी भी हो गई, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ़ को कैसे मेंटेन करना है। अब हम आ गए हैं स्पेसिफिक टारगेट पॉपुलेशन की तरफ। लिविंग विद द डिजीज का कॉन्सेप्ट, हाउ टू लिव विद द डिजीज, ये है मेरा चौथा। मेंटेन करना अपने आप को विद द डिजीज, विद पोस्ट ऑप, विद समथिंग यू वेंट थ्रू। सो पहला टू प्रमोट, दूसरा टू प्रोटेक्ट, तीसरा टू ट्रीट, चौथा टू मेंटेन। आपने ट्रीटमेंट ले लिया, आप गए अस्पताल, आईसीयू में दाखिल हुए, आपका ऑपरेशन हुआ, बाहर आ गए, आप गए हार्ट अटैक हुआ, स्टंट डलवाए, बाहर आ गए, आप गए बाईपास हुआ, वापस आ गए, आप गए डिलीवरी हुई, वापस आ गए, आप हॉस्पिटल में गए, ट्रीटमेंट करवाया किसी चीज का, वापस आ गए सिस्टम में। अब क्या करना है? पीपल डोंट नो हाउ टू लिव विद द डिजीज। देयर इज अ स्टिग्मा ऑफ कैंसर, देयर इज अ स्टिग्मा ऑफ एचआईवी, देयर इज अ स्टिग्मा ऑफ हेपेटाइटिस बी सी, एंड देयर इज अ स्टिग्मा ऑफ अ लॉट ऑफ स्किन डिजीजेस। उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, पब्लिक हेल्थ की एक पूरी की पूरी ब्रांच डील करती है इस चीज़ को कि बीमारी के साथ क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे अचीव की जाए। मैं हाइपरटेंसिव हूँ, मैं अपनी लाइफ को, क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे बेहतर कर सकता हूँ। मैं डायबिटिक हूँ, मैं कैसे अपनी ज़िंदगी नॉर्मल गुजार सकता हूँ। ये है आखिरी लेवल जो होता है पब्लिक हेल्थ का। इसके बाद आखिर में मैं जो थोड़ा सा सम अप करने की तरफ जाऊँ, तो पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ये है कि हमने बहुत सारी जो क्लिनिकल स्पेशलिटीज़ हैं, उनको सुपर स्पेशलिटी में कन्वर्ट कर दिया है। इतनी सुपर स्पेशलिटीज़ हो गई हैं कि हम तो खुद कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, पेशेंट का क्या बनता होगा? तो वो जो पेशेंट है, वो रोलिंग स्टोन बना होता है, शटलकॉक बना होता है, एक स्पेशलिस्ट दूसरे स्पेशलिस्ट की तरफ। मेरी सबमिशन ये है, मेरी राय ये है कि हमें दोबारा जनरलिस्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। स्पेशलिस्ट का दौर अब आगे खत्म होने वाला है। स्पेशलिस्ट का दौर बिल्कुल मिनिमल रिटर्न देगा आपको। इफ यू वांट टू बिकम लाइक पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट, और इफ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, don't go for a super specialty or super specialization. The AI and the technology will take care of that, don't worry. Next 5 years AI will take care of most of your super specialties. You have to become a very good generalist. What is a generalist? Who knows everything and can treat everything. 20 years ago the surgeon was a surgeon. He used to do goiter, the next day he used to do gallbladder, the third day he used to do some other things. Then came different body parts specialists. अब हर बॉडी पार्ट का एक अपना स्पेशलिस्ट है और उसको उस बॉडी पार्ट के अलावा किसी पार्ट की फिक्र नहीं है। तो आप सोचें, अगर आप यूरोलॉजिस्ट हैं और चेस्ट पेन होता है, आप उसको कार्डियोलॉजी वार्ड में भेजते हो चेस्ट पेन के साथ कि यार जाओ कार्डियोलॉजिस्ट को चेक करवा के आओ। कार्डियोलॉजी वार्ड में किसी का यूरिन ब्लॉक होता है तो वो उसको यूरोलॉजी वार्ड में शिफ्ट करते हैं सिंपल इन आउट कैथेटर डालने के लिए फॉलीज। इमेजिन करें, ये मैंने आजकल देखा है कि सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स के लिए शटल होता है पेशेंट, बेड पे या स्ट्रेचर पे या व्हील चेयर पे। अम्मा और बुजुर्ग जो हैं वो शटल हो रहे होते हैं बिटवीन स्पेशलिटीज, क्योंकि सिंपल सा प्रॉब्लम उनको उन्होंने हल करना ही नहीं है। वो कहे जी हम तो कार्डियोलॉजिस्ट हैं,
हम कार्डियक का इलाज करेंगे, यूरिन का अगर कोई मसला है वो साडा मसला नहीं। गट में कोई मसला हो गया जी, रेफर टू मेडिकल स्पेशलिस्ट। मेडिकल का कोई पेशेंट देखा जा रहा है, उसको चेस्ट पेन हुई, कुछ हुआ, जी इसको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखा लो। यार आप डॉक्टर बने हो, आप एफसीपीएस किया, आपने एमआरसीपी किया, तो आप इतना भी नहीं कर सकते कि एटलीस्ट कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो समझ ना आए तो फिर तो भेजें, बट यू कैन मैनेज एवरीथिंग। सो ये जो जर्नलिस्ट का कॉन्सेप्ट है, दिस इज नियर टू अ पब्लिक हेल्थ प्रोफेशन। तो ये जो हमारा एक जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा, उसमें ये ज़हन में रखें कि हमारे यहाँ पे एक और चीज़ डेवलप हो रही है जिसको हम कहते हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज़। सो अब आपके पास एफएससी करने के बाद ये ऑप्शन सिर्फ नहीं है कि आपने एमबीबीएस करना है या बीडीएस करना है। यू कैन बिकम अ वेरी गुड रिहैब स्पेशलिस्ट, यू कैन बिकम अ वेरी गुड कार्डियक परफ्यूशनिस्ट, यू कैन बिकम अ वेरी गुड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन, अ वेरी गुड डायलिसिस टेक्नीशियन, अ वेरी गुड एनी टेक्नोलॉजिस्ट। एंड फ्यूचर इज टेक्नोलॉजी। ये डॉक्टर्स नहीं चलाएंगे मशीनें जो एआई आगे बना रही है, ये टेक्नोलॉजिस्ट चलाएगा। आज आपका बच्चा बीएस किसी टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेता है, 4 साल के बाद वो टेक्नोलॉजिस्ट बन के निकलता है, 4 साल के बाद दुनिया कहीं से कहीं पहुंच चुकी होगी। और अगर आपने रियल टाइम पेशेंट्स पे और मशीनों पे सीखा होगा, तो आपकी मार्केट वैल्यू जो है वो लाखों में होगी। इस वक्त भी डेली बेसिस पे एचएसए में हमारे पास एम्बेसडर्स आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों के, जर्मनी के, स्पेन के, आयरलैंड के, बहुत सारे हमारे पास एम्बेसडर्स आते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के वास्ते हमें कोई नर्सिंग और मिडवाइफ और टेक्नोलॉजिस्ट जो है ना, अच्छे अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के जो लोग हैं, हमें वो दे दें आप। हमें फिजिशियन असिस्टेंट बना के दें। हमें एल्डरली केयर के लिए जेरियाट्रिक्स के एक्सपर्ट दें। हमें डॉक्टर नहीं चाहिए, जेरी और डॉक्टर है भी है तो जेरियाट्रिक्स में जाए। अगर आपने यूरोप जाना है, सेटल होना है, तो आपको बेहतर यही है कि अपने आप को जेरियाट्रिक्स, ओल्डर एल्डरली की केयर के ऊपर लगाएं, डिसेबिलिटी मैनेजमेंट के अंदर बात करें, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पब्लिक हेल्थ की बात करें। ये जो हमारा मेंटेनेंस का सिस्टम था, क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बेहतर कर सकते हैं आप बीमार लोगों की, इस पे फोकस करें। सो ये कुछ चीजें हैं पब्लिक हेल्थ की, दीज आर द एवेन्यूज। और एक चीज जो आप सबको जरूर करनी चाहिए, सबको आईटी के अंदर जो है ना, आईटी के अंदर आप सब ने इतना एक्सपर्ट बनना है कि आपको किसी भी चीज के लिए किसी कंप्यूटर वाले बंदे को ना कहना पड़े। सो यू हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड आर्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों। मेरे यहाँ तो ये हालात हैं कि बेचारे एमबीबीएस डॉक्टर आते हैं, एमएस पब्लिक हेल्थ यहाँ पे कर रहे होते हैं, अपनी प्रेजेंटेशन के लिए उनको जो कहते हैं ना, ये जो सिंपल कनेक्टर लगाना नहीं आता स्क्रीन के साथ, लैपटॉप लेके बैठ जाएंगे कि सर इसको कैसे कनेक्ट करें इसके साथ, और कैसे हमने स्लाइड शो कैसे करना है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, जो कि आज से 20 साल पहले तो इग्नोरेंस कहलाता था, अब तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है कि आप डॉक्टर बन गए और आपको किसी तरह से मल्टीमीडिया चलाना नहीं आता, या जो एक स्मार्ट टीवीज आए हुए हैं उनके साथ एचडीएमआई कनेक्ट करके अपने कंप्यूटर से शो करना नहीं आ रहा कि विंडोज कैसे ओपन करनी है, एक्सटेंड कैसे करनी है, डुप्लीकेट कैसे करनी है। मैं बड़ी सिंपल सी बातें बता रहा हूँ। ये बहुत बड़ी नेग्लिजेंस होती है, और ये इंटरनेशनल इदारों के अंदर भी और पाकिस्तान में भी, यूएन में, हर जगह। और माइक्रोसॉफ्ट के सारे प्रोग्राम्स, वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, इन तीनों में आपको एक्सेल करना आना चाहिए। अब आप सोचें कि एक्सेल इज वन ऑफ द प्रोग्राम जिसमें सारी मैथमेटिकल मॉडलिंग होती है, मैथमेटिकल वो होती है। हम एक मैनेजर का इंटरव्यू ले रहे हैं यहाँ पे, और मैं अक्सर सुनाया ये लतीफा, फातिमा आपको भी सुना देता हूँ। हम एक मैनेजर के, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर भर्ती कर रहे हैं, 80 एप्लीकेशन आई हुई हैं, 10 सीटें हैं। एक साहब से मैंने पूछा कि हमें हमें ज़ाहिर है चाहिए था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की नॉलेज होनी चाहिए, अदरवाइज वो कैसे करेगा, स्प्रेडशीट कैसे बनाएगा, कॉस्टिंग कैसे करेगा, और वो शेयर कैसे किया करेगा अपनी प्रोग्रेस। तो हमने उन साहब से पूछा, डॉक्टर थे और स्पेशलिस्ट थे, हमारे पूरे बोर्ड में 8 लोग बैठे हुए हैं कमरे में। एक एक साहब ने पूछा कि आपको एक्सेल आता है? वो थोड़ा सा परेशान हुआ, देखा अपनी तरफ, फिर कहते हैं नहीं सर, मुझे ना डबल एक्सेल आता है, मेरा थोड़ा साइज ज्यादा है, वजन ज्यादा है। तो ये तो हालात हैं हमारे कि मैंने कहा ये तो फिर हमने उसको भेज दिया वापस, हमने कहा ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। तो ये चीजें आप में नहीं होनी चाहिए। हमारी यूथ जो है, हमारे यंग डॉक्टर जो हैं, वो आईटी को लेके चलें, टेक्नोलॉजी को, क्योंकि कल को जब आपने मशीन भी ऑपरेट करनी है ना, इट विल बी आईटी बेस्ड, इट विल ऑल बी आईटी बेस्ड, इट विल एआई, एंड एआई इज व्हाट, इट इज आईटी। तो आपकी टेक्नोलॉजी के साथ दोस्ती कर लें, सीखें ये क्या चीज होती है टेक्नोलॉजी, और ये एआई और रोबोटिक्स किस तरह से लोग डेवलप करते हैं, कोडिंग क्या होती है, बिलिंग क्या होती है, ये सब चीजें आपने सीखनी है। सो ओवर टू यू फातिमा, थैंक यू वेरी मच। आई होप कि कुछ क्रक्स आज के टॉपिक का हमने टच कर लिया, एंड टॉक टू यू लेटर अगेन। Thank you so much, sir. There's actually a question for you from the audience, and that is, are there any specific IT courses you'd recommend for a future public health officer and a dentist?
यस, हमारे लिए जो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ना आईटी में, जैसे मैंने पहले बता भी दिया बीच में, कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस तो आपको ज़रूर आना चाहिए, और एक्सेल के बगैर आप एक्सेल के बगैर आप एक्सेल नहीं कर सकते दुनिया में। यूएन के अंदर अगर आपने जाना है, एनजीओ में अगर आपने जाना है, आपकी सुबह एक्सेल से होगी, आपकी शाम एक्सेल से होगी, और एडवांस्ड एक्सेल, नॉट जस्ट बेसिक एक्सेल। एक्सेल से प्रोग्रामिंग करना, ट्रेंड एनालिसिस करना, पूरे-पूरे मैक्रोस बनाना आपको आने चाहिए। ये डॉक्टर्स को पता ही नहीं होता ये चीज़ें क्या हैं। किस तरह लिंक्स बिल्कुल। डेवलप करने हैं, किस तरह आपने मॉडलिंग करनी है। दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े लैंग्वेजेज़ बनी है ना मॉडलिंग की, वो सब की बेस एक्सेल है। एसपीएसएस का आप नाम सुना होगा आपने, एसपीएसएस, स्टैटा, ये सब एक्सेल बेस्ड हैं। इनकी जो माँ है वो एक्सेल का प्रोग्राम है। तो अगर आप एक्सेल सीख लेंगे ना आज, एडवांस्ड एक्सेल, पावर पॉइंट और वर्ड के अंदर भी ज़रूरी है। और एक चीज़ और ज़हन में रखें, वो मैं अक्सर स्टूडेंट्स को कहता हूँ, पाकिस्तान में बड़ा रिवाज है 2 नंबर काम का, ये जो पायरेटेड सीडीज़ लेके माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस इंस्टॉल कर लेते हैं। ये जिस दिन आपको किसी जगह आपका रिज़्यूमे जाएगा, आपकी प्रेज़ेंटेशन होगी, और उनको उन्होंने वो एक सॉफ्टवेयर से चेक कर सकते हैं कि ये किसी पायरेटेड चीज़ पे बनी है या ओरिजिनल लाइसेंस्ड कॉपी थी। अभी तो आपके पास है ना, मेरे पास रिव्यू के लिए थीसिस आता है, हम प्लेजियरिज्म चेक करने के अलावा टर्निटिन पे हम ये भी चेक करते हैं कि इसने विंडो या जो इसका प्रोग्राम था वो ओरिजिनल था कि नहीं। 8,000 से लेकर 10,000 रुपए तक की सालाना कॉस्ट बनती है सिर्फ। इतने की आप एक दिन आइसक्रीम खाते हो सारे जाके ग्रुप में। तो आप एक दिन आइसक्रीम ना खाओ साल में, और अपने पास एक लाइसेंस विंडो ले लो और लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम ले लो। स्टूडेंट का जो है वो बहुत सस्ता मिलता है, स्टूडेंट ही ले लो। और अगर आप स्टूडेंट पास हो चुके हो तो फिर आप ग्रुप में परचेज कर लो, 5 लोग मिलके, तो सस्ता पड़ेगा आपको। ये ज़रूर करें आईटी के अंदर। पाकिस्तान में इतनी बड़ी हमारी दुनिया के अंदर टैबू है हमारे ऊपर कि हम लैपटॉप लेके जाते हैं, कनेक्ट करते हैं, वहाँ पे लिखा आ रहा होता है, दिस विंडो इज़ नॉट जेन्युइन। प्लीज़ एक्टिवेट फॉर बिलो विद द फॉलोइंग लिंक, एंड यू इग्नोर इट एंड यू आर जस्ट शोइंग ऑफ दैट प्रेजेंटेशन टू द होल वर्ल्ड। इट इज क्रिमिनल, और ये आपका बहुत नेगेटिव नाम जाता है मेडिकल के प्रोफेशन को। मैंने अपने एचएसए में तो इसको टोटली इसको क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहा हुआ है। मैं तो पेनल्टी डालता हूँ अगर किसी ने ये ना किया हो, तो ये नहीं करना। Understood. Just sir, मेरा एक question है with regards to HSA. We have like 10 minutes, so I'll just quickly wrap this up. But APDSA is also a platform which has a lot of dental students and a lot of members, and I was wondering if there can be any future collaborations between our organization or healthcare students in general with HSA in terms of developing themselves as medical practitioners and as public health professionals. इसमें मेरे ख्याल में 3 तरह की चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है। एक तो लॉन्ग टर्म प्रोग्राम होते हैं, जो शायद आप में से बहुत सारे लोग ना कर सकें, ना करना चाहें, लाइक एमएस और एमफिल ऑफ 2 इयर्स, व्हिच यूजुअली कंक्लूड्स इन 2 एंड अ हाफ इयर्स, बिकॉज़ डिग्री अवार्ड होना, ट्रांसक्रिप्ट इश्यू होना, उसमें 2 साल के बाद टाइम लग जाता है। सवा 2 साल से ढाई साल लगते हैं नॉर्मली। एक है पीएचडी, आपने एमएस किया किसी चीज़ में, पीएचडी करने हमारे पास आ गए। और उसके बाद सबसे बड़ा जो मसला है वो ये है कि उसके लिए आपको जॉब छोड़नी पड़ती है अपनी। आप मतलब अगर इस्लामाबाद में है फिर तो आप इवनिंग प्रोग्राम कर लेंगे मेरा, वीकेंड प्रोग्राम कर लेंगे हमारा, इस्लामाबाद वाले लोग। एटलीस्ट इस्लामाबाद के आस-पास जो 4-5 ज़िले हैं, वो आ जाते हैं हमारे पास। वीकेंड पे भी आ जाते हैं, वीकेंड पे भी आ जाते हैं, और इवनिंग में भी। बट इफ यू आर लिविंग समवेयर एल्स, so there are many online courses. So I will suggest all of you to just Google it, hsa.edu.pk, हेल्थ सर्विसेज अकेडमी, hsa.edu.pk पे गूगल करें, वहां चले जाएं शॉर्ट कोर्सेज पे। आज ही हमने डेंटल टेक्नोलॉजीज का, डेंटल असिस्टेंट्स का, डेंटल टेक्नीशियंस का, एंड जो आप अपने लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, जो आपके साथ अपने असिस्टेंट काम कर रहे हैं ना, उनसे कोई, यार तुम ये बगैर खाम खा सर्टिफिकेशन के हमारे साथ काम कर रहे हो, आपने उन्हें सिखा दिया और वो आपके असिस्टेंट बने हुए हैं। उनको ऑनलाइन हम ट्रेनिंग दे देंगे, और फिर ऑनलाइन के साथ तकरीबन 3-4 महीने की रोटेशन होगी क्लिनिकल, किसी अच्छी डेंटिस्ट की आउटलेट के ऊपर, और वहाँ पे उनको ट्रेन करेंगे। इसी तरह मेडिकल के भी लोग हैं, तो आप अपना जाके एचएसए में जाके वहाँ पे क्लिक करें शॉर्ट कोर्स। लॉन्ग कोर्सेज हो गए पीएचडी, एफसीपीएस हम कराते हैं, कम्युनिटी मेडिसिन में पीएचडी कराते हैं, पब्लिक हेल्थ में एमएस पब्लिक हेल्थ कराते हैं, एमएस हेल्थ इकोनॉमिक्स कराते हैं, एमएस ग्लोबल हेल्थ आने वाला है हमारा, एचईसी के पास है, इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक हमें एनओसी मिल जाएगा, एमएस ग्लोबल हेल्थ, विच इज ग्लोबली एक्सेप्टेड। और वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा के साथ हमने उस पर काम शुरू किया था, कनाडा की, लेकिन अब हमने इंडिपेंडेंटली खुद ही एचएसए ने उसको लॉन्च कर दिया है। एंड देन देयर इज अ एमएससी इन मेडिकल एंटोमोलॉजी एंड डिजीज वेक्टर कंट्रोल फॉर डेंगू, मलेरिया एंड अदर थिंग्स। सो ये कुछ चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, बट इफ यू कैन नॉट लीव योर प्लेस, लीव योर जॉब,
गो फॉर द ऑनलाइन थिंग। और उसके अंदर अगर एपीडीए जो हमारा आपका जो एसोसिएशन है वो हमारे साथ अगर इसके ऊपर कुछ रिकमेंड करके स्टूडेंट्स हमारे साथ करना चाहेगी तो हम बीइंग अ स्टूडेंट बॉडी और स्टूडेंट एसोसिएशन वी कैन ऑफर सम डिस्काउंट टू द एसोसिएशन। तो आपके थ्रू अगर आएंगे तो उनको फीस में हम कुछ एमओयू के अंदर लिख लेंगे कि सब्सिडाइज रेट पे करें। हमारा काम वैसे भी मनी जनरेशन नहीं है। अगर हम 1 साल का डिप्लोमा सिर्फ 1 लाख में अगर दे रहे हैं तो उसमें ह्यूज कॉस्ट है टीचर्स की। मेरे पास तकरीबन सारे के सारे टीचर्स जो हैं वो पीएचडी हैं और इंटरनेशनल एक्सपीरियंस के लोग हैं। तो वो बहुत कम पैसों पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। वो लिटरली लिटरली मुल्क के काम करने के लिए वापस आए हैं छोड़ के दुनिया, यूरोप से और कहाँ-कहाँ से वापस आके उन्होंने एचएसए ज्वाइन किया है। आप उनसे मिलेंगे तो आपको बताएँगे कि दे वर वर्किंग इन वेरियस गुड इंस्टीट्यूशंस। लेकिन वो जो एक आजकल इंटरनेशनल मसला बना हुआ है पाकिस्तानियों के साथ रिस्पेक्ट का, डिग्निटी का, और उस तरह से वैल्यू नहीं करते हम लोगों को बाहर। हम लोगों के यंग लोग बहुत बाहर भागने के चक्कर में हैं। लेकिन ये मैसेज भी आप उनको दे सकती हैं। मैं खुद अभी परसों वापस आया हूँ। ट्रैवल करता हूँ मैं एकेडमिक पर्पसेस के लिए। तो मैंने ये देखा है कि दुनिया में श्रिंक हो गया है, अपॉर्चुनिटी श्रिंक हो चुकी है पाकिस्तानियों के लिए। ऑलमोस्ट 100 से अब 10 पे रह गई है। It is very very difficult to get a job outside Pakistan by a Pakistani। वो हालात नहीं रहे जो आज से 10 साल या 15 साल पहले थे। मल्टीपल रीजंस हैं, नॉट के हम लोग नालायक हो गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। दुनिया बहुत सारी है ऐसी जो हमारे खिलाफ हो गई है बहुत ज़्यादा। और वो हमारा नाम सुन के और हमारे बारे में जान के हम मेरिट पे होते हुए भी हम के हमारे साथ ना वो करते हैं। दे डोंट गिव अस इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। दे डोंट टेक अस एज इक्वल टू सम ऑफ अदर कंट्रीज इन द रीजन। और वो बाकी जो आसपास के मुल्क के लोग हैं वो सस्ता बिक जाते हैं, सस्ता जॉब ले लेते हैं, और हम जो है उसमें गुजारा नहीं कर सकते लेकिन वो कर जाते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि आप ये कोर्सेज शॉर्ट कोर्सेज कर लें ऑनलाइन। गल्फ की मार्केट स्टिल ओपन है काफ़ी हद तक। यूरोप में कुछ कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी अपॉर्चुनिटी हैं। इंग्लैंड तो तकरीबन सैचुरेट हो चुका हुआ है। लैंग्वेज सीखनी चाहिए आपको ज़रूर। अरबी लैंग्वेज ज़रूर सीखें, फ्रेंच सीखें। 6 मंथ्स to 1 year लगते हैं एक लैंग्वेज सीखने में। आसानी से आप लैंग्वेज सीख के, लैंग्वेज के बगैर भी आपने नहीं जाना बाहर। इंग्लैंड के अलावा तो बाकी सब जगहों पे उनकी लैंग्वेज चलती है, जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, ये चलती है। तो आप जाएँ तो आपको पुर्तगाल जाएँगे तो पुर्तगीज़ बोलेंगे ना, इंग्लिश नहीं चलेगी वहाँ पे। टर्की जाएँगे तो टर्किश बोलनी पड़ेगी। तो ये लैंग्वेजेज़ के ऊपर भी आप इस मेहनत करें सब लोग। और शॉर्ट कोर्सेज़ कर लें बहुत सारे, और हर किस्म के शॉर्ट कोर्सेज़ लिंक्स अवेलेबल हैं ऊपर। आप वहाँ जाके खोलेंगे शॉर्ट कोर्सेज़ का टैब एचएसए का, और उसमें डिप्लोमा क्लिक करेंगे तो नीचे पूरी लिस्ट आ जाएगी डिप्लोमास का। शॉर्ट कोर्स क्लिक करेंगे तो शॉर्ट कोर्सेज आ जाएंगे। जी फातिमा। Thank you so much, sir. I think HSA also organizes a public health conference every year, which is also very informative, and you have all sorts of experts who come अच्छा, in. जी बार बार एक फातिमा सवाल आ रहा है फंडिंग का। Yes. आई विल से कि फंडिंग इज लेस, यस, बट आई विल से अनदर थिंग। वट एवर फंडिंग इज देयर वी आर सो इनकॉम्पिटेंट कि इवन वी कैन नॉट यूटिलाइज दैट फंड विच इज अवेलेबल। सो इफ यू गिव मी $100 and I spend only $60, can I ask for $200 next year? No. So ये ज़हन में रखें, it's not the funding issue only. Yes, we have very less funding, but whatever the funding is, we are not able to utilize that fund properly. ये सबसे बड़ा डायलेमा है। पहले हमें जो मिलता है ना, हम वो एग्जीक्यूट करना और वो इम्प्लीमेंट करना और वो काम करना सीख लें, तो उसके बाद हम कहेंगे हमें 200 दो क्योंकि हमने $100 खर्च कर लिए हैं। हमें $100 मिलते हैं तो हम 60 भी नहीं खर्च कर पाते, 40 वापस जाते हैं डोनर के पास। पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अंदर भी प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे, जो 1 साल का प्रोजेक्ट है वो 4 साल में कंप्लीट होता है। That is a big problem. Okay, sir. Thank you so much. I believe our time is concluding, and this was a very informative session. We're very thankful to you for giving us your time and your knowledge and your expertise. And I hope all of the participants are going to take away a lot of good information from this session.